हाँ प्यारे बच्चों, आज आपको देववाणी संस्कृत विषय पढ़ाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले पाठ का प्रथम पैराग्राफ है। आपका पहला पाठ है वाराणसी। वाराणसी के ऐतिहासिकता और उसकी अवस्थिति के बारे में इस पाठ में दर्शाया गया है। तो आप अपना पैराग्राफ देख लें। सबसे पहला पैराग्राफ है, सुनिए। लिखा है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता, सुविख्याता, विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध। सुविख्याता लिखा हुआ है, सु अच्छे के लिए लगाया जाता है। जैसे सुमार्ग और कुमार्ग। मार्ग है तो अगर कुमार्ग लगा देंगे तो बेकार रास्ता हो जाएगा, कठिन रास्ता हो जाएगा, बुरा रास्ता हो जाएगा। लेकिन यदि सुमार्ग लगा देंगे तो हो जाएगा। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता और सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर के लिए लगाया जाता है, अच्छे के लिए लगाया जाता है। तो ये है क्या? सुविख्याता, बहुत प्रसिद्ध। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध। प्राचीना, प्राचीना का अर्थ होता है प्राचीन, प्राचीन का अर्थ होता है पुरानी नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। ऐसे भी कह सकते हैं कि वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सले तरंगाया गंगाया कूले स्थित। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयं का अर्थ होता है यह। विमल का अर्थ होता है निर्मल। यहाँ विमल लिखा हुआ है, विमल का अर्थ है निर्मल या स्वच्छ। सलिल का अर्थ होता है जल, निर्मल जल, स्वच्छ जल। तरंगाया, तरंगा का अर्थ होता है लहरों। तरंग का अर्थ होता है लहर। यहाँ तरंगाया लिखा हुआ है इसलिए लहरों, लहरों वाली। गंगाया, गंगा के। कूले, कूले का अर्थ होता है कूल, कूल का अर्थ होता है किनारा। कूले लिखा हुआ है तट पर या किनारे। स्थिता का अर्थ है स्थित है। यह निर्मल जल की लहरों वाली गंगा के तट पर स्थित है या विद्यमान है। समझने आगे, अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवल्यां चंद्रिकायां बहु राजते। अस्या का अर्थ होता है इसके। अस्या घट्टानां, घाटों की, इसके घाटों की। वलयाकृति लिखा हुआ है। वलयाकृति का अर्थ होता है घुमावदार। वलयाकृति का अर्थ है घुमावदार। पंक्ति, पंक्तियां। धवलयाम, धवलयाम लिखा हुआ है। धवलयाम का अर्थ होता है स्वच्छ या श्वेत। चंद्रिकायाम, चांदनी में, चंद्रमा के प्रकाश में। स्वच्छ या श्वेत प्रकाश में या चांदनी में। बहु राजते, बहु का अर्थ होता है बहुत, राजते का अर्थ है सुशोभित होती है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां स्वच्छ चांदनी में या श्वेत चांदनी में, दोनों उपयोग कर सकते हैं। एक ही लिखेंगे, चाहे श्वेत लिख दीजिएगा और चाहे स्वच्छ लिख दीजिएगा। श्वेत चांदनी में
बहुत सुशोभित होती हैं। अगणिताः अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिताः अगणिताः का अर्थ होता है असंख्य। असंख्य यानी अनेक। अनेक जैसे बहुत लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि अनेकों कहते हैं, तो जब अनेक बहुवचन है तो अनेकों कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ अनेक अगणिता का अर्थ चाहे असंख्य कहिए चाहे अनेक कहिए। अनेक पर्यटक यात्री सुदूरेभ्यः बहुत दूर देशेभ्यः देशों से नित्यम प्रतिदिन। नित्यम का अर्थ प्रतिदिन। अत्र का अर्थ है यहाँ। आयान्ति का अर्थ है आते हैं। असंख्य यात्री अनेक यात्री एक ही लिखेंगे, चाहे असंख्य किए चाहे अनेक। अनेक यात्री सुदूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अस्या का अर्थ इसके, घट्टानां का अर्थ है घाटों की। घट्टानां धन चार, संविच्छेद करेंगे तो दो शब्द निकलेंगे। कौन कौन से? घट्टानां धन चार शोभां। घट्टानां का अर्थ है घाटों की, चा का अर्थ है और, शोभां का अर्थ है शोभा यानी सुंदरता। विलोक्य, विलोक्य का अर्थ है देखकर। विलोक्य का अर्थ है देखकर। इमाम इसकी, बहु का अर्थ है बहुत। प्रशंसन्ति का अर्थ है प्रशंसा करते हैं। इसके और इसके लीजिएगा, और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये आपका पैराग्राफ रहा। जैसे सबसे पहले अगर आप व्याख्या करते हैं तो लिखेंगे वाराणसी सुविख्याता। क्या लिखेंगे? वाराणसी सुविख्याता। इसे संकेत कहते हैं। फिर संकेत के बाद में ऊपर गैप का निशान लगा देंगे, इसे खाली का चिन्ह करते हैं। और फिर बहु प्रशंसन, वाराणसी सुविख्याता लिख करके फिर गैप का निशान लगा देंगे। फिर अंत में लिख देंगे उसी पंक्ति में बहु प्रशंसन। ये हो गया संकेत आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे लिखते हैं हम यहाँ लिख करके बता देते हैं आपको, या संकेतों के माध्यम से जान लीजिए, नहीं बताते हैं। वाराणसी सुविख्याता लिख करके यहाँ गैप का निशान लगा देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे बहु प्रशंसन। ठीक है, इसके बाद में फिर हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे कि जैसे श्लोक है तो प्रस्तुत श्लोक लिखते हैं, लेकिन ये श्लोक नहीं है तो गद्यांश लिखते हैं। अब यहाँ संदर्भ आपको बताना होगा। सबसे पहले तो संदर्भ बताएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। ये आपका संदर्भ हो गया, हम लिख करके दिखा दिए हैं। ठीक है, क्या है देखिए आपने कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। क्या चंद्र जी भूल गए, चलिए लगा दिए हैं। तो अब फिर उसके बाद में संदर्भ के बाद में आता है प्रसंग। प्रसंग में हमने लिखा कि इस गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है, पढ़े हैं तो आप जान जाएंगे क्या है, वाराणसी। तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा औचित्य के विषय में बताया गया है।
ये आपका प्रसंग हो गया है। अब हाँ बेटा, तो प्रसंग आप जान गए हैं कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है, अब ये संदर्भ हो गया, फिर प्रसंग हो गया। प्रसंग के बाद में व्याख्या आती है, तो व्याख्या हम आपको पढ़ा दिए हैं। यदि आप नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा कि हाँ हमें नहीं आया। फिर से आपको बता देते हैं कि कैसे व्याख्या आप लिखेंगे व्याख्या हेडिंग डाल देंगे, फिर निर्देशक चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद में लिखेंगे कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह निर्मल जल के लहरों वाली गंगा के तट पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां चाहे स्वच्छ लिख दीजिएगा, चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। असंख्य यानी अनेक, चाहे असंख्य लिखिए चाहे अनेक लिख दीजिएगा, अनेक यात्री बहुत दूर देश से, सुदूरेभ्य बहुत दूर देश से, नित्यम प्रतिदिन बहुत दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा यानी सुंदरता को, चाहे शोभा लिखिए चाहे सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो ये हो गया आपका। अब अगले दिन अगला पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद करके भेज सकते हैं कि सर हमारे यहाँ समझ में नहीं आया है, या कहीं पर आपको कोई कमियां दिखाई दे रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।